हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का। बच्चों यहाँ पर आपके सामने जो टीम नजर आ रही है, जैन सर, पारस सर, नमो सर और मेरी, ये अनअकैडमी जेई की टीम है जो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपने अगर अभी भी अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो रेड बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके यहाँ पर ऐसे अमेजिंग सेशंस रेगुलरली होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आज शाम को मेरी क्विज में भी आए थे और क्विज में वो बच्चे पूछ रहे थे सर यहाँ पर आपके क्लासेस का टाइम क्या है। तो आई गेस यहाँ पर फिर से बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ये दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ पुराने बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे हैं। तो यहाँ जो नए बच्चे हैं शायद उनको ये ज़रूरी है जानना कि आपकी जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की क्लासेस हैं वो 11th सिलेबस फोकस्ड होती हैं और आपकी क्लासेस होती है 7 to 10, 7 बजे फिजिक्स की, 8 बजे केमिस्ट्री की और 9 बजे जैसे अभी यहाँ पर क्लास हो रही है आपकी यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लास होती है। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे जैसे कि आज है, ठीक है, आज हम कवर करेंगे यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा जो यहाँ पे 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो ये फ्लो बच्चों आपका चलते आ रहा है काफ़ी टाइम से, और क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सो गो टू द होम पेज ऑफ अनअकैडमी जेई चैनल एंड एक्सप्लोर। वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पूरा कैलकुलस पढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट पूरा अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो बहुत बड़े बड़े पोर्शंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। गो एंड एंजॉय। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर सब कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा, यहां पर जो नए हैं, जो बहुत ही नए हैं, उनके लिए शायद इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं शायद वो तो ये सारी बातें जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बच्चों आपने अगर अभी भी टेलीग्राम ऐप के ऊपर अनअकैडमी जेई का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है देन आई गेस इट इज टाइम नाउ कि आपने ज्वाइन करना चाहिए। हमारे साथ वहां पर लगभग 23,000 बच्चे जुड़े हुए हैं एक सिंगल ग्रुप में। अनअकैडमी जेई नाम का वो ग्रुप है जहां पर हम उनके साथ में रेगुलरली अपडेट शेयर करते हैं, उनके साथ में लेक्चर नोट शेयर करते हैं, मोटिवेट रखने के लिए बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द ऑल द फैसिलिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू एज ए टीम। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों को पता नहीं होता है कि आपको हर लेक्चर के बाद में डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके बच्चे यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे उनको डेफिनेटली बाकियों से ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें अच्छी बात यह है कि आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर आ जाते हो उस ग्रुप के अंदर, देन आप हम चारों टीचर्स के साथ में डायरेक्ट मैसेज करके डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली आस्क योर क्वेरीज ऑल्सो देयर। ऑलराइट, और बच्चों आई गेस नाउ अगेन दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द न्यू स्टूडेंट्स हु आर देयर। यहाँ पर जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं शायद उनको तो ऑलरेडी पता है और शायद उन्होंने अभी अभी मेरी स्पेशल क्लास भी अटेंड की होगी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, जो मैंने अभी 7:30 से 8:30 बजे तक ली थी। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों हम सेशंस कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर फ्री होती हैं, उसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पे बिल्कुल सिग्नेचर कोर्सेज चल रहे हैं, इमर्ज फॉर क्लास 11th एंड इवॉल्व फॉर क्लास 12th, ये कोर्सेज अगर बच्चों आपको जानना है कि कैसे फॉलो करते हैं उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन इससे पे करने से और सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या होता है बच्चों आपको, कि आपको यहां पर टेस्ट सीरीज का भी एक बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हर तीसरा चौथा लेक्चर यहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता ही है। ठीक है, सो नाउ दीज थिंग्स आर रियली प्रीमियम इन नेचर, लेकिन आपको यहां पर प्राइस देखकर काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल रखी गई हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें जगह जगह बच्चों तक पहुंचना है, ठीक है, देन द फाइनेंशियल्स शुड नॉट कम इन बिटवीन। यहां पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपका, है ना, वो आपके आड़े नहीं आना चाहिए, पढ़ाई सभी की जारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, अगर आपको यहां पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो आपको यहां पे पर मंथ कॉस्ट जो आता है दैट इज जस्ट 2000 रुपीज। 2000 रुपए आपको यहां पर पे करना है बस, और आपको यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, है ना। और केवल हम ही टीचर्स नहीं है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया थे कुछ कोर्सेज, जो स्निपेट मैंने आपको बताया था उसके अंदर कुछ दूसरे टीचर्स भी आपको नजर आ रहे थे। ठीक है, दोज आर आल्सो इंडियाज एमिनेंट फैकल्टीज, उनके थ्रू भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। अलग से उनसे पढ़ने के लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सिंगल पेमेंट दैट यू नीड टू डू। ठीक है, तो 1 साल तक अगर आपको यहां पे पढ़ाई करनी है केवल 27,000 रुपए आपको लगेंगे, और अगर आपको 2 साल तक पढ़ाई करनी है देन इट इज फर्दर अफोर्डेबल। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू यूज जेई लाइव कोड, क्योंकि अभी आपका 2 साल का प्राइस बच्चों यहां पे जो 2000 नजर आ रहा है पर मंथ, ये जेई लाइव कोड
कोड यूज करने के बाद में 1800 रुपये हो जाता है, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू फील इट, यहाँ पे 1800 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका जो पर डे कॉस्ट आएगा वो कितना कम आने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिल रहे हैं। सो दैट्स हाउ अफोर्डेबल थिंग्स आर केप्ट हियर। सो अगर कोई भी बच्चा अगर इसको अफोर्ड कर सकता है, देन आवर जेन्युइन एडवाइस वुड बी टू गो फॉर इट। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आपको ये अमाउंट भी ज़्यादा लगता है, एंड आई अंडरस्टैंड इंडिया में यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये अमाउंट भी ज़्यादा होगा, तो वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू आस्क योर पेरेंट्स कि आपने इसको पे करना चाहिए। वी आर हियर फॉर यू ऑन अनअकैडमी जेई चैनल, और इसीलिए ये रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपके पढ़ाई में कभी भी आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन इसी तरह से मिलते रहेगा। सो डू फॉलो द लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी जेई चैनल, जैसे आप अभी यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था वहां से आगे कहानी बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। आई होप यहाँ पर बच्चे सारे रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉट उसके पहले डिटेल में डिस्कस हो चुका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स उसके भी पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। सो हमारी कहानी ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट तक पहुंच गई है। और क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों हमने क्या क्या सीखा था? क्रॉस प्रोडक्ट में पहले हमने ये सीखा था कि यार क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक्चुअली आपके पास में आता तो क्या है, एक नया वेक्टर निकल के आता है। हमारे पास एक नया वेक्टर निकल के आता है। अगर मैं यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर्स मानता हूं जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल प्लेन ज्यादा अच्छे से आपको कैसे दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये एक ऐसा आड़ा पैरेललोग्राम है, हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम है, और जिसको 3D में दिखाने के लिए हमने ऐसा कुछ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये फिगर है, देन आप अगर यहां पर ए क्रॉस बी करते हो तो हमने क्या सीखा है कि ए क्रॉस बी करने पे आपका जो रिजल्टेंट आंसर वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो इसका मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन यहां पे ऑलरेडी डिफाइंड है। वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। जब डॉट किया तो यहां पे कॉस आता था, अब यहां पे क्रॉस किया है तो साइन आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आई गेस हमने एक चीज और नोटिस करी थी कि आपके पास में जो ए क्रॉस बी का आंसर आता है और आपके पास में जो बी क्रॉस ए का आंसर आता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल आते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में वेक्टर्स हैं, इसलिए डायरेक्शन भी क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को हम वेक्टर को इक्वल नहीं बोल पाते हैं। ये एक्चुअली इक्वल नहीं है। यहां तक हमने डिस्कशन बच्चों कर लिया था। लेकिन इक्वल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। और अगर मुझे इनको इक्वल बनाना ही है, अगर मुझे इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, अगर मुझे इक्वालिटी वाली इक्वेशन बनाना है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कैसे कर सकता हूं, यहां पे ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो यहां पे केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर आप यहां पे बी क्रॉस ए करोगे तो आपको बी से ए के साइड अपने फिंगर्स को कर्ल करना होगा, और उस केस में आपका थंब कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां तक हमने क्योंकि समझ लिया था, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम अब समझना स्टार्ट कर सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर प्रॉपर्टीज हमें समझ में आएंगी तो उससे रिलेटेड अब हम बढ़िया से क्वेश्चंस करने लायक बन जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके पहले आई थिंक ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग यहां पर लाना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, कि यार ये ए क्रॉस बी से आखिर जो आंसर निकल के आ रहा है वो इंडिकेट क्या करता है, ठीक है। यहां से कहानी आज की स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बच्चों को क्या है आज का, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग यहां पर हम समझना चाह रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास में जो यहां पे मैग्नीट्यूड निकल के आता है ए क्रॉस बी का, वो एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है। क्या होता है, एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है। कौन से पैरेललोग्राम का एरिया होता है, उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है जिसके साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होते हैं, ठीक है। आप यहां पर दो वेक्टर्स के साथ में लेके यहां पे पूरा डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। यहां पर मानते हैं कि हमने उनको को इनिशियल बना दिया। इनको अगर मैंने को इनिशियल बना दिया तो इनकी मदद से बनने वाला एक पैरेललोग्राम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। और अगर आप यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू देखते हो कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होता है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू देखने से अच्छा हम इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में ज्यादा हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। तो कितना आता है ये, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा को हम अलग से देखें और ए के मैग्नीट्यूड को हम अलग से देखें। अब ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास में सेगमेंट है उसका लेंथ आ गया, ठीक है। और बी का साइन थीटा, तो यहां पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यहां पर आपका थीटा होता है, ठीक है। तो बी साइन थीटा कहां पर जाएगा, आप यहां पर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके पास में जो ये ऑल्टीट्यूड जनरेट हो रहा है, ये जो हाइट जनरेट हो रही है, ध्यान से सोच के बताओ,
नमो सर, जयंत सर के साथ में आप इस तरह का डिस्कशन बहुत बार करते हो, ठीक है। ये कितना बनेगा, बी साइन थीटा, कितना बनेगा, बी साइन थीटा, है ना। जो साथ में आता है वो कॉस वाला होता है, जो सामने जाता है वो साइन वाला होता है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है बहुत ही क्लियर एक्सप्रेशन है। ये जो आपके पास में पहला वाला लेंथ है, दिस इज नथिंग बट बेस का जो लेंथ है वो बेस लेंथ है ये। और वैसे ही आपके पास में जो आगे वाला लेंथ है वो कितना है, ये आपका हाइट है। क्योंकि आप यहां पे बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर क्या निकल के आना चाहिए, ऑब्वियसली हम बचपन से जानते हैं बेस इंटू हाइट, इस तरह के फिगर का अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास एरिया निकल के आता है। क्लियर हुआ, एरिया क्यों बोलते हैं इसको, हाइट इज अ स्केलर। यहां पे बेटा सब कुछ डिस्टेंसेस की बात चल रही है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो लेंथ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूरा यहां पे डिस्कशन कहां से स्टार्ट किया, मॉडुलस के एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया। क्लियर हुआ, ऑलराइट। तो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग हियर इज कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बहुत ही बढ़िया बात है, एक अच्छी चीज हमें समझ में आती है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन यहां पे और एक चीज देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहां पे अगर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि यार ए और बी से बनने वाला एक ट्राइंगल भी तो हो सकता है। अगर मैं ए और बी से बनने वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करूं इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया कितना आएगा, उसका एरिया एग्जैक्टली इसका आधा आएगा। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया था, उसका आधा करने से हमारे पास पक्के से ट्राइंगल का एरिया आने वाला है, जो बना कैसे है, ए और बी वेक्टर्स की मदद से वो ट्राइंगल बना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल हाफ में बांट देती है पूरे एरिया को। ठीक है, दैट इज द बेसिक लॉजिक हियर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर मैंने उसका डायगोनल ड्रॉ किया तो मेरे पास यहां पर जो दो एरियाज आएंगे A1 एंड A2, इनका मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम होगा। तो मुझे A1 प्लस A2 का वैल्यू अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पता है, उसका आधा कर देंगे तो मेरे पास A2 का वैल्यू आ जाएगा। और A2 यहां पर क्यों निकालना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वो पूछ रहा है मुझसे कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड की मदद से मुझे बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स आवर आंसर। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से हम तो उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर होता है यहां तक। तो अगर हमें ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अब आ चुकी है तो आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या याद रखनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस में अटके ना। क्वेश्चंस में बच्चों आपको कहीं ना कहीं या तो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग का यूज करना पड़ेगा या प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि ये कंटेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो किसी को भी यहां पर समझने में दिक्कत तो नहीं आने वाली। ठीक है, सो आई विल डिवोट मोर टाइम्स ऑन क्वेश्चन एज कंपेयर टू व्हाट वी विल स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके प्रॉपर्टी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास में कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये हमने अभी भी डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू सेम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये तो अपने आप में वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर होती है। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अपोजिट यहां पे डायरेक्शन वाले जो आपके वेक्टर्स हैं उनको हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये डेटा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जैक्टली अपोजिट है, तो अगर मैं किसी एक में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, इसलिए यहां पर आपके पास में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इक्वल आती है। बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास में कि अगर आप यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों वही है जो हम बचपन से यूज करते आए हैं। ठीक है, यहां पर आप क्या देखोगे कि आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस, ये जो क्वांटिटी है ये बी के साथ में और सी के साथ में अलग से जा सकती है ना। ए वेक्टर का क्रॉस, ए वेक्टर का क्रॉस, ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप लोगों ने ये बहुत बार किया भी हुआ होगा, है ना। नंबर्स के लिए हम जैसे करते हैं वैसे हम डॉट प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं और वैसे क्रॉस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अगेन नथिंग मच टू अंडरस्टैंड हियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ दिस इज समथिंग विच विल बी यूज्ड इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लग रही है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास में दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन उनका क्रॉस करके पक्के से नल वेक्टर आएगा, पक्के से 0 आएगा। ठीक है, तो आपके पास में दो पैरेलल वेक्टर्स है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स वाला सिनेरियो है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप। अब उनके बीच का एंगल ही अगर 0 हो गया, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है, 0 होता है, तो आपका साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा और पूरा आंसर 0 आ जाएगा। अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है।
ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली अगर मैं आपको सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा हूं तब तो उनका आंसर 0 आना ही चाहिए, क्योंकि दो अगर सेम ही वेक्टर्स है तो उनके बीच में आंसर 0 हो गई। ये तो किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियस है। यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि A क्रॉस A का आंसर 0 होना चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर आई जे के कैप, जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास आई जे के, सबको बहुत पसंद है ये। तो अगर मैं इनका डिस्कशन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं दो टाइप के डिस्कशन कर सकता हूँ, या तो मैं सेम वेक्टर्स आपस में क्रॉस कर रहा हूँ, या फिर मैं अलग अलग वेक्टर्स का पेयर बना के उनका क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं सेम वेक्टर्स का क्रॉस कर रहा हूँ तो इसका आंसर तो 0 आना ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि अगर A क्रॉस A करते हैं तो 0 आता है, तो ये तो स्पेशल केसेस ऑफ A है ना, यहाँ पे किसी को भी लोड नहीं आएगा, ये सबको पता है, क्योंकि I के और I के बीच में एंगल 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब चेंज करूं मेरा स्टांस, मैं अगर I क्रॉस J पूछूं आपसे कितना आएगा, तो I क्रॉस J एक बार समझते हैं, उसके बाद में शॉर्टकट देख लेंगे। ठीक है, तो I क्रॉस J अगर वो आपको समझना है तो आपने एक स्टैंडर्ड सा फिगर देखना चाहिए। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर ऐसा इमेजिन करो कि आपका जो z एक्सिस है वो बाहर निकल के आ रहा है, z एक्सिस आपका बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर मैं यहां पर अब आपसे बोलूं कि I क्रॉस J करूं, तो I क्रॉस J करोगे तो आपका डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया कि बोर्ड के बाहर आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन तो K कैप ही रहने वाला है। लेकिन आपको अगर निकालना है मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करोगे, I का मैग्नीट्यूड J का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तीनों का ही वैल्यू 1 आएगा। I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, एंड एंगल बिटवीन I एंड J कितना है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री भी 1। ठीक है, सब कुछ 1 हो गया, तो अल्टीमेटली आया कितना आपके पास में, K कैप निकल के आया। ऐसी मेहनत आप बाकियों के साथ भी करो तो आपको यहां पर सारे आंसर क्लियरली दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको आसानी से याद कैसे रख सकते हैं, और काफी सारे बच्चों को शायद ये पता भी होगा कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, I J K का सर्कल बनाओ, I J K का सर्कल बनाओ, I से लेके J से लेके K और K से लेके I। ठीक है, इस सर्कल को याद रखोगे तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको याद हो गया। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, इसको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर कोई आपसे बोल रहा है I क्रॉस J करो तो उसका आंसर K आएगा, कोई आपसे बोल रहा है K क्रॉस J करो तो उसका आंसर I आएगा। साइकिल चला दी जानी आपको बस। अगर कोई आपसे पूछ रहा है K क्रॉस I करो तो आपका आंसर J आएगा। लेकिन अगर किसी ने उल्टा पूछ लिया तो आगे वाला वैल्यू तो बताएंगे, लेकिन विथ ए माइनस साइन बताएंगे। मतलब किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया J क्रॉस I कितना होगा तो हमारा आंसर माइनस K होगा, किसी ने पूछ लिया K क्रॉस J कितना होगा तो हमारा आंसर माइनस I होगा। ठीक है, तो ये साइकिल अगर आपने याद रख लिया तो यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं आप सारे यहाँ पे निकाल के मुझे बता पाओगे। क्लियर है? ऑलराइट, वृतांत राज, ओहो बढ़िया नाम है आपका, बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही बता रहा है वो, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे जो चीजें हैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 12th के बच्चों के लिए है, तो बेटा आप अगर यहाँ पे 9th-10th में हो तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे 12वीं के हैं। अगर आप 11वीं के हो तो भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन उससे लोअर क्लासेस में अगर आप हो तो यहाँ पे आपने नमो सर के जो वेक्टर्स के लेक्चर हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है, नमो सर ने बहुत बेसिक लेवल से टॉपिक को उठाया है और उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया कि वेक्टर्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, 11th के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे लेक्चर्स वेक्टर्स के मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। बेसिक प्रॉपर्टीज एटलीस्ट यहाँ पे 12th के बच्चों को क्लियर हो रही है। ऑलराइट, चलो गुड, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हमें याद रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हमें आपको वेक्टर्स दे दिए गए हैं, अगर आपको वेक्टर्स दे दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, मतलब आपको A वेक्टर दिया है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और B वेक्टर दिया है B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, तो इनका क्रॉस अब आप कैसे निकालोगे? इनका क्रॉस निकालने का स्टैंडर्ड तरीका आएगा, सारे बच्चों को पता है, एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ पे अभी 12th में उनको पता है कि आपको एक डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लग तो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर कोई मुझसे बोलेगा कि यार A क्रॉस B करके बताओ, तो मैं यहाँ पे A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप के साथ में क्रॉस कर देता हूं B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप का। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक सिंगल क्वांटिटी निकाल के बताता हूं आपको, तो आप यहाँ पे मानोगे कि हाँ ये डिटर्मिनेंट हमें काफी हेल्प कर रहा है। ठीक है, मैं I कैप के साथ में क्या आएगा एक बार देखने की कोशिश करूं।
ठीक है। तो आई कैप एक्चुअली मुझे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो भी बन रहा है मैं उसको एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। मेरा सबसे पहले जा रहा है आई के साथ में। अब आई के साथ में जाके तो कुछ मिलता ही नहीं है मुझे, तो आई को ले जाते हैं जे के साथ में, आई को ले जाते हैं जे के साथ में, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस आई तो 0 होगा, तो बनेगा कितना आपका, क्योंकि आई क्रॉस जे बन रहा है, सर्कल याद है सबको, आई क्रॉस जे बन रहा है तो प्लस के वेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में कोएफिशिएंट्स भी लिखना पड़ेंगे आपको, तो क्या बनेगा A1 B1 K कैप, A1 B1 K कैप, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि और जगह यहां पे K कैप कैसे बन सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा जब आप यहां से J उठाओगे और यहां से I उठाओगे, लेकिन इस बार J पहले है और I बाद में है, मतलब सर्कल उल्टी डायरेक्शन में चला। J से हम I तक जाना चाह रहे हैं तो आंसर -K के टर्म्स में आएगा हमारे पास में, लेकिन यहां पे जो वैल्यूज आ रही हैं साथ में उनको तो लेना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -A2 B1 K कैप, ठीक है। तो ये K कैप के साथ वाली वैल्यूज मैंने आपको लिख के बताई हैं। यहां पर अब एक बार डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करके देखो आपके साथ, यहां पे K कैप के साथ में क्या आएगा, तो इसका माइनर यहां पे देखते हैं क्या है। अगर आप K कैप के साथ वाली वैल्यू डिटरमिनेंट के थ्रू निकालना चाहते हो तो करते क्या है, यहां पर जिस रो और जिस कॉलम में K कैप है उसको हटा दिया जाएगा, बचा हुआ को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। A1 B2 होना चाहिए क्या, A1 B1, अच्छा A1 B1, ठीक है, A1 B1 सही लिखा है मैंने, और यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किसको किया है, और इधर मैंने इधर B2 लिख दिया क्या, अच्छा ओके, तो इस केस में यहाँ पे B2 आएगा, आई गेस नाउ इट इज करेक्ट। हाँ, A1 B2 माइनस B1 A2, देखो यहाँ पे एक्जैक्टली सेम वैल्यू लिखी हुई दिख रही है, देखे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से। यस पीयूष, थैंक यू वेरी मच बेटा, यहाँ पर मैंने B2 कर दिया उस चीज को, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं शायद उनको समझ में आया कि यहाँ पर सर ने B1 दो बार लिख दिया था, यहाँ पे B2 आना चाहिए था, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट का आंसर आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ही आंसर है, जो डिटरमिनेंट का आंसर आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ही आंसर है। इसका मतलब ये याद रखने में फायदा है, और इसको याद रखना कितना आसान है, फर्स्ट रो में आई जे क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो कंपोनेंट्स है उनको लिखना होता है बस, ठीक है। तो आपके पास में ए के कंपोनेंट्स क्या है, A1 A2 A3 लाइन से लिख दिए, और क्या है आपके पास में B1 B2 B3 लाइन से लिख दिए। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना काफी आसान हो गया अगर हम ये फॉर्मा यूज करेंगे तो, अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत जहमत थी। ये ओपन करना कहाँ आसान काम था, ये ओपन करना मुश्किल काम था, हमने लेकिन डिटरमिनेंट के थ्रू इस काम को आसान बना दिया, क्लियर हुआ। बढ़े आगे, चलो और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बस 2 और प्रॉपर्टी से आएगा आपके पास में, उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बस 2 प्रॉपर्टीज और सुन लो। और इंटरेस्टिंग बात ये बच्चों की, आज मैं आपके साथ में एक IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है वो, मतलब वो मल्टीपल चॉइस में आया था, एक से ज्यादा उसके आंसर्स करेक्ट हैं, और उसको करने के लिए आपने अभी तक जितना वेक्टर्स पढ़ा है ना आपको सब लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस के क्वेश्चन करके हमारा दिमाग काफी खुलता है, सो हम वो भी यहाँ पे आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास में अगर ये आता है कि एंगल निकाल के बताओ बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो वैसे तो हम कभी भी इस रिजल्ट का यूज वैसे करते नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब भी 2 वेक्टर्स गिवन होते हैं और मुझे एंगल निकालना होता है तो मैं हमेशा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूज करता हूं। लेकिन क्योंकि हमारे पास फिर से एक और ऑप्शन है, तो कभी अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कि आपके उसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली यहां पर इसने लिखा क्या है, a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैग्नीट्यूड है मतलब यहां पे केवल आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो इतनी सी रहेगी, इसके अंदर आगे एन कैप नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके साइन की मदद से भी एंगल निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहो तो, क्लियर है। ऑलराइट, चलो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी, ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं शायद आपको यूज करनी होगी, ध्यान से देख लो इस चीज को। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, यहां पर शायद ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी बच्चों को। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, जब भी आपको एक प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में ये हम बहुत बार करने वाले हैं, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्लेन के परपेंडिकुलर जाने की, क्यों जरूरत पड़ती है वो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन हमें प्लेन के परपेंडिकुलर जाने की जरूरत पड़ती है। और कौन ले जाता है हमें परपेंडिकुलर, जब भी मैं 2 वेक्टर्स का क्रॉस करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर कहां जाता है, थंब रूल की वजह से, थंब रूल की वजह से उनका आंसर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 2 वेक्टर्स का क्रॉस करूंगा तो वो यहां पे डायरेक्टली यूनिट वेक्टर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आया है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आया है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं,
और वो हमारा फाइनल आंसर फिर हो जाता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो प्लस या माइनस ऑब्वियसली क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप यहां पे यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर बता रहे हो तो भी आपको चलता है, और अगर नीचे बता रहे हो तो भी आपको चलता है। ठीक है, दोनों प्लस माइनस वाली डायरेक्शन यहां पर आपको चलेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट, दिस इज इट। ठीक है, आपको अगर इतनी बातें पता है जो आई गेस आपको पहले से पता थी, देन यू आर थ्रू विथ क्रॉस प्रोडक्ट, एटलीस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द थ्योरी, है ना। यहाँ पे थ्योरी में और कुछ ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। आपके पास में ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो इस टॉपिक में। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट सम ऑफ यू गिविंग मी द आंसर्स इन लाइव चैट कि यहाँ पे ABCD में से क्या आंसर आना चाहिए। लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे वेक्टर्स पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर इज 20। यहां पर हमारे पास एरिया का जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसका वैल्यू यहां पे 20 दिया हुआ है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय दीज वेक्टर्स। अगर इंस्टेड ये अगर मेरे साइड्स होंगे तो मेरा एरिया का आंसर कितना निकल के आएगा? ठीक है, प्रेमजीत देखो बेटा, यहां पे ध्यान से आराम से सुनने की कोशिश करो। दो वेक्टर्स अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नया वेक्टर मिलता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन ही होती है जो मैंने अभी अभी आपके साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, यस, ऑलराइट, इजी है। ऑलराइट, जल्दी से बच्चों आंसर बताएंगे इसका। सचेत यहां पे आंसर 100 बता रहा है। ओके, और कोई है यहां पे? ऑलराइट, द सिल्वर स्क्रीन, यहां पे आंसर ए बता रहा है 100। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां पर जिन बच्चों को थोड़ा आइडिया कम है उनके साथ मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, बाकी बच्चे अपनी कैलकुलेशन करते जाएंगे और लाइव चैट में आंसर बताते जाएंगे। यहां पर देखो, डेटा को पहले एनालाइज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लेते हैं यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में वो ट्राइंगल ABC है, और आपके पास में यहां पर जो नीचे वाला वेक्टर है वो A वेक्टर है और ये वाला वेक्टर B वेक्टर है। दिस इज जस्ट टू विजुअलाइज कि हमारे पास में जो दिया हुआ डेटा है वो आखिर क्या है। तो मेरे पास A वेक्टर और B वेक्टर की मदद से बनने वाला एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 20। तो मैं ये एरिया निकालता कैसा हूं? मेरे पास जो फॉर्मूला है वो बोलता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा एरिया का। तो इसने जो एक्चुअली डेटा दिया हुआ है वो ये है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना, तो 40। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये डेटा कहीं ना कहीं आगे हमें हेल्प करेगा, इसको अभी संभाल के रख लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में एक नया ट्राइंगल है, उसका एरिया निकाल के बताओ जिसके साइड्स यहां पर आपके पास में 2A + 3B एंड A - B है। तो क्या करेंगे, इनका क्रॉस करेंगे। पहले इन दोनों का क्रॉस कर रहे थे, अब उन दोनों का क्रॉस कर लेंगे। कर लेते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका आंसर कैसे आना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वाला साइड 2A वेक्टर + 3B वेक्टर क्रॉस दूसरा वाला साइड A वेक्टर - B वेक्टर। आसान है सारी चीजें, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। इसका आधा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ ऑफ साइड का वेक्टर इंटू साइड का वेक्टर करना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई होगी। तो पहले तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A तो 0 ही होता है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। आगे क्या आएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, लेकिन आगे माइनस का भी साइन आएगा, उसको ध्यान रखेंगे। तो -2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B यहां पर बच्चों आपका बन रहा है। नेक्स्ट यहां पर आप जब इन दोनों को क्रॉस करोगे तो आएगा आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, और साथ में हो जाएगा यहां पे B क्रॉस B, जिसका वैल्यू हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 0 हो रहा है। अब मुझे क्या पता होता है, मुझे पता होता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर मैं उसको प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड होता है, लेकिन जो होल्ड होता है वो क्या है कि आप नेगेटिव साइन यूज करके इनको आगे पीछे कर सकते हो। तो यहां टोटल कितना हो गया, -5 यहां पे आपके पास में बन रहा है। मॉड के बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो बना कितना फिर आपके पास में, यहां पर बना 5/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर 40 है तो यहां पे अगर 40 वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चीजें सिंपल है, चीजों को सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बढ़े आगे। 100 आपका आंसर आ चुका है। चलो इसी के साथ में और एक क्वेश्चन ट्राई किया जाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक बार इसको पढ़ो, अच्छे से समझो। ये न्यूमेरिक पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। आपको K का वैल्यू मुझे लाइव चैट में बताना होगा। ठीक है, ऑलराइट, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। ऑलराइट,
युविका और संदीप यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यार डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मैंने 11th-12th में क्योंकि काफ़ी मेहनत की हुई थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं थोड़े से एफर्ट्स और लगाऊंगा तो मैं IIT डेफिनेटली क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तभी आपने एक्चुअली ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड अदरवाइज, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब आप IITian बनोगे, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जो IITian नहीं है लेकिन तब भी सक्सेसफुल है। लेकिन IITian होने से आपको डेफिनेटली आगे लाइफ में बेनिफिट तो होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है बाय चांस कि देयर इज अ चांस ऑफ बिकमिंग एन IITian, तो आपने वो चांस लेना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द मेन पॉइंट हियर। आपको लगता है कि नहीं लगता, तो ये इंडिविजुअल डिसीजन होगा हमेशा, ये कभी भी दोस्तों से प्रेरित नहीं हो सकता, या फिर आपके टीचर्स आपको इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, या आपके अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ के 1 साल का सवाल है, ठीक है। आप उसको दूसरा कुछ ब्रांच लेके NIT में जाके या किसी रीजनल कॉलेज में जाके स्पेंड करना चाहते हो उस 1 साल को, या फिर ड्रॉप लेके घर पे फिर से 11th-12th पढ़ के अगले साल IIT में जाना चाहते हो, ये आपका प्योर डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू विल हैव टू लिव विद इट। अब वो आपका रिजल्ट क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है, आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप अपने डिसीजन को लो, दूसरों की बातों में नहीं आओ, ठीक है। ऑलराइट, चलो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसी बच्चे ने आंसर बताया क्या इसका? ऑलराइट, अमय सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। अमय है। रविशंकर मेरे ख्याल से ज़्यादा खुश हो गया इसलिए वो 66 लिख रहा है, बट आई गेस वो 6 ही लिखना चाहता था। और वैसे ही यहाँ पर और कौन है? ऑलराइट, अशोक बेटा आपका आंसर 19 थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। अक्रम भी 19 आंसर बता रहा है। ऐसे कैसे हो गया कि 2-3 बच्चों का सेम आंसर गलत आ रहा है? ऑलराइट, दिवाकर, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है कि यार यहाँ पे एकदम से सर ने वेक्टर्स कैसे स्टार्ट कर दिए। वेक्टर्स अलग चल रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे डिस्कशन अलग चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर मंडे ट्यूसडे वेंसडे में डिस्कस होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। तो वेंसडे खत्म हो गया, अब मंडे को फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। जैसे आप 11th की और 12th की क्लास करते हो बिल्कुल वैसे यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं। चलो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली दिया हुआ क्या है। अगर आप बच्चों फिगर समझ जाओगे तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में O एक पॉइंट है, और O मेरे ख्याल से क्या है? O ओरिजिन है शायद, ठीक है। नहीं भी है तो भी मान लेते हैं, दिया क्या कहीं O, चलो मान लेते हैं कि O से हम यहाँ पे कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो O मेरे पास है और मेरे पास एक OA वेक्टर है। O यहाँ पर है, ये मेरे पास A है, तो OA वेक्टर यहाँ पर A वेक्टर के बराबर है, ठीक है। और कौन सा वेक्टर है मेरे पास में? मेरे पास में यहाँ पे OB वेक्टर है। OB वेक्टर तो कुछ अजीब सा वेक्टर है, इसको बाद में बनाएंगे। OC वेक्टर पहले बनाते हैं। OC वेक्टर कितना है आपके पास में? OC वेक्टर का नाम B वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर सोच के देखो कि हो क्या रहा है। हम यहां पर पहले OB वेक्टर बनाने के लिए करेंगे क्या? 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर करेंगे, 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। तो यहां पर A वेक्टर आपके पास में ऑलरेडी दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? आपको इसको 10 टाइम्स करना है, मतलब काफी यहां पे लंबा एरो बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। 10 टाइम्स बनाने जाऊंगा तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेक्टर बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अब ये जो टोटल लेंथ हो गया है ये 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर हो गया है, ठीक है। और वैसे ही आपको क्या चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो इसको भी डबल कर लिया जाए और एक नए पोजीशन पे पहुंचा जाए, और ये ओवरऑल जो अब एरो है ये 2B वेक्टर के बराबर हो चुका है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूं। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल आएगा। ये बात पकड़ में आई? यहां पर A वेक्टर B वेक्टर आपके पास में है, लेकिन OB कब मिलेगा? जब आप यहां पे 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर करोगे तब मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में अब एक नया फिगर बन रहा है। मैं यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं और आई गेस ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो पैरेललोग्राम नया बना है उसकी डायगोनल को अगर मैं नोटिस करूंगा देन दैट एंड पॉइंट विल बी माय बी लोकेशन, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? ये वैल्यू दी हुई है मुझे 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर। क्लियर हुआ? यस, ओके। अगर ये क्लियर हो गया है तो आई गेस अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को आगे पढ़ना चाहिए। लेट P डिनोट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC। OABC एक बार कंप्लीट करके देखा जाए। OA तो यहाँ पर है, डायरेक्टली B पे जाना है, डायरेक्टली B पे जाना है, ठीक है। और B के बाद डायरेक्टली C पे आना है। तो एक अजीब सा यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OABC। हमें इसका जो एरिया है वो P के बराबर है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला बना है इसका एरिया P है। और क्या दिया है डेटा आगे? एंड लेट Q डिनोट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ OA एंड OC एज एडजेसेंट साइड्स। OA एंड OC एज एडजेसेंट साइड्स मान के अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो ऐसा करते हैं उसको ब्लू कलर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके उसमें यहाँ पे जो छोटा सा ब्लू कलर का पैरेललोग्राम नजर आ रहा है उसका यहाँ पे एरिया कितना है? ब्लू कलर वाले का आपका एरिया है Q,
आपको बताना है कि Q के कितने मल्टीपल्स करेंगे तो यहां पे आपके पास P का आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? ऑलराइट। प्रथम पूछ रहा है कि मेरे ये वाले क्वेश्चंस किस बुक से होते हैं, तो बेटा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपको IIT JEE की प्रीवियस ईयर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। सो टाइम टू टाइम में यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करके सिखाता रहता हूँ, लेकिन जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो एक्चुअली दिखाने से मतलब नहीं होता, क्योंकि पैटर्न काफी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरिक पैटर्न का क्वेश्चन है, अब आ सकता है क्योंकि मेंस में न्यूमरिक पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इंक्लूड करते रहते हैं, क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं ताकि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे नॉलेज मिल पाए। चलो, तो यहाँ पर बच्चों एक चीज अब डिस्कस करना चाहता हूं मैं कि अगर मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या सोचूंगा कि या तो मैं इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर लूं। दो पार्ट्स में कैसे सॉल्व करूंगा? मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं और उसकी मदद से मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। दैट इज वन थिंग। या फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक दूसरा फॉर्मूला याद रख सकते हो क्वाड्रिलेटरल के लिए, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। डायगोनल्स का यहां पे जो वेक्टर्स हैं उनको क्रॉस करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड का आधा करेंगे, उससे भी काम बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी उसको डिस्कस नहीं किया था, लेट अस गो अहेड विद द आइडिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ OABC निकालना टारगेट है। तो ऐसा करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कर लेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एरिया कैसे निकल के आएगा, हाफ ऑफ एक साइड लेंथ ले लेता हूं मैं ब्लैक वाली साइड लेंथ है यहां पे OB क्रॉस OA, ऐसे लिख लेता हूं। OB कितना हो जाएगा मेरे पास, OB का वैल्यू पता है बच्चों यहां पे सबको, 10A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, इसके साथ क्रॉस करूंगा किसका, A वेक्टर का। इसका मैग्नीट्यूड लेने पे मेरे पास आने वाला है पहले वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले को फोकस करते हैं। आपके पास में OBC जो है उसका भी एक साइड तो क्या है, ब्लैक वाली लाइन ही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस हाफ टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर जो ब्लैक वाली लाइन है दैट इज 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर, और क्रॉस कर लेंगे उसके साथ में B वेक्टर। क्यों? क्योंकि उस ट्राइंगल का दूसरा साइड B वेक्टर ही है। तो इस तरह से आप एक्चुअली देख सकते हो कि ट्राइंगल की मदद से भी हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक सारे बच्चों को? और अगर यहां तक आ गई ये बात समझ में, तो जल्दी से सॉल्व करके देखो अब ये जो है किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, ठीक है। सोचें इसको, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास में A को क्रॉस करना है। जब मैं A को क्रॉस करूंगा तो A के साथ में क्रॉस करके तो 0 आता ही है, तो बचेगा क्या, B के साथ वाला क्रॉस यहां पर आपके पास में बचेगा। तो B के साथ वाला क्रॉस कितना हो जाएगा, यहां पे 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस है। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है उसको देखो ध्यान से, जब B और B मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आंसर आ जाएगा, लेकिन जब 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर और B वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B आएगा। क्लियर हुआ, 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B आएगा, तो हाफ ऑफ 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, ऐसा यहां पर हम लिखेंगे। तो अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो ये बड़ी आसानी से A क्रॉस B के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यहां से 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहां से 10 और 2 होके कैंसिल हो जाएगा 5। तो क्योंकि आपके पास में मैग्नीट्यूड का डिस्कशन चल रहा है तो B क्रॉस A की जगह A क्रॉस B लिखा तो भी चलता है। तो टोटल यहां पे A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड कितने हो गए, 5 तो यहां पर है, एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पे आपको सबट्रैक्ट नहीं करना है, 4 नहीं आएगा इसके अंदर, कितना आएगा, 6 कोएफिशिएंट आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट कितना बनने वाला है, इसका फाइनल रिजल्ट बच्चों आपका बनेगा 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। यहां तक हम कंक्लूड कर रहे हैं किसका है, लेकिन ये आंसर जो आपके पास में ग्रीन वाला वैल्यू है, मतलब P का वैल्यू यहां पर आपके पास में आ गया। लेकिन जो ब्लू का वैल्यू है वो निकालना तो बहुत ही आसान है। B का वैल्यू कितना होगा, आशा एक मिनट रुको, फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा आपको ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहां पर देखो आपके पास में क्या हो रहा है, 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B तो आ चुका है। मैं अगर ब्लू वाला यहां पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास तो सीधा सीधा हो गया, पैरेललोग्राम का ही तो एरिया निकालना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो डायरेक्टली साइड्स का क्रॉस करके आता ही है। तो इसका मतलब आपका जो Q का वैल्यू है वो तो सीधा सीधा कितना हो जाना चाहिए, Q का वैल्यू मॉड ऑफ A क्रॉस B हो जाना चाहिए। तो Q का वैल्यू है डायरेक्टली मॉड ऑफ A क्रॉस B, लेकिन P का वैल्यू है आपके पास में 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो यहां पर जो रिलेशन दिया है उसके हिसाब से K का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं इसको।
ठीक है, ऑलराइट, एक बार फिर से समझेंगे ताकि यहाँ पे बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। हाँ, लेकिन प्रथम यहाँ पे 6 बोल रहा है, यस बिल्कुल सही, और मुंशी यस, ऑलराइट, मोहम्मद, सैफुल बिल्कुल सही बेटा, लोकेश भी बता रहा है, लोकेश क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी बता रहा है, हाँ बिल्कुल ए क्रॉस बी क्यू का आंसर आने वाला था। चलो, तो इसी के साथ में आएगा, यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। ऐसे जैसे जैसे बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो एडवांस वाला क्वेश्चन करते आ जाएगा जो हम एक्चुअली आज के लेक्चर में मेन टारगेट लेके चलेंगे, और वो वाला क्वेश्चन तो हम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो इसको लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला क्या गया था कि OA, OB और OC पहले तो प्लॉट करो और समझो कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने OA प्लॉट किया क्योंकि आसान था, मैंने OC प्लॉट किया क्योंकि आसान था, A वेक्टर B वेक्टर मैंने अपने हिसाब से प्लॉट कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार ये OB वेक्टर क्या है, तो OB वेक्टर यहाँ पर है 10 टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अब मुझे वेक्टर्स को ऐड करते तो आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं था, यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर था और 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर था। तो मैंने पहले यहाँ पर सोचा कि 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके उसमें ऑलरेडी ए वेक्टर है, उसको 10 गुना कर दिया, मतलब कुछ तो बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आएगा। फिर मैंने देखा कि यार क्वेश्चन में क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, तो मैंने बी वेक्टर को थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि ये 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बन जाए। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, तब मेरा आंसर 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इमेजिन कर पा रहा हूं कि मेरा ओबी वेक्टर कैसे दिखाई देगा। तो मेरा ओबी वेक्टर अब ये ब्लैक वाले एरो से नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, OABC। तो OABC हमने यहाँ पे ज्वाइन करके देखा कि ये जो अजीब सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया मुझे निकाल के बताना है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमने क्या बोला, चलो यहाँ पे हम तो अभी ट्रायंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रायंगल की मदद से आंसर निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये जो एक सिंगल क्वाड्रिलेटरल है ये डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल है और डायगोनल के नीचे भी एक ट्रायंगल है। तो डायगोनल के नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हमने अलग से निकाल लिया, डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हमने अलग से निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपके पास, जो डायगोनल वाला आपका नीचे वाला पोर्शन है, डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन है, उसके जो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं उनको क्रॉस करके ही आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं एरिया का। तो हमने उनको क्रॉस किया और उसके मैग्नीट्यूड का आधा किया। और वैसे ही डायगोनल के ऊपर कौन कौन से हैं, ब्लैक वाला और बी वेक्टर, ब्लैक वाला और बी वेक्टर, इन दोनों को क्रॉस किया और उसके मैग्नीट्यूड का हाफ किया। इन दोनों को ऐड करने में हमें पता चलता है कि ये किसके इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है, 6 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर निकल के आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कंक्लूड कि यहाँ पे के का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। अभी क्लियर हो गया। ऐसी और क्वेश्चंस करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस करने में फिर आपको अजीब नहीं लगेगा। चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सोच के देखो कि आपने किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे जो हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यू वेक्टर है, वी वेक्टर है, डब्ल्यू वेक्टर है। यहाँ पर जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि u के साथ में अगर मैं n का डॉट करूंगा, u के साथ में अगर मैं n कैप का डॉट करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, सोच के बताएं सारे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि u और n 90 डिग्री पे हैं। और वैसे ही मेरे पास एक और इक्वेशन है कि v का वेक्टर डॉट n कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्या ये दोनों मुझे सेम चीज बता रहे हैं? n कैप कैसा है, बहुत ही स्पेशल वेक्टर है। n कैप कैसा वेक्टर है, जो आपके u के भी परपेंडिकुलर है और v के भी परपेंडिकुलर है। अगर मुझे दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना होता है, अगर मुझे दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना होता है तो मैं क्या करता हूं, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करता हूं, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन से हमें यह सीखना है कि आपको एक वैल्यू निकालनी है विच इज u क्रॉस v, आपको निकालना है u क्रॉस v। और ये करने से आपके पास आएगा क्या, आपके पास में n वेक्टर आएगा, नॉट n कैप, आपके पास में n वेक्टर आएगा। जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो n कैप होगा। n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। कहानी यहां तक समझ में आई सारे बच्चों को, ठीक है। मुबारक यहाँ पे 3 आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, 3 बिल्कुल सही बात है। आदर्श गुप्ता, यस आपका नाम ले लेंगे लेकिन आप आंसर बताओ पहले। आसिफ 3, बहुत बढ़िया। चलो तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर आगे कैसे आएगा। यूवी का यहाँ पे आंसर कितना बता रही है, सी बता रही है। एक बार चेक करो यूवी का आपका आंसर कितना आना चाहिए। तो क्रॉस करते आता है क्या बच्चों, हमें क्रॉस करना हमने सीखा है। IJ के लिखेंगे
और उनके नीचे कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो आपका जो n वेक्टर आना चाहिए वो कैसा बनेगा, i कैप, j कैप, k कैप के साथ में कितना आने वाला है, पहले वाले के लिखे यहाँ पे u क्या है 1 1 0, i के साथ में 1, j के साथ में 1, k के साथ में 0 और v क्या है 1 -1 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे n कैप, अब n वेक्टर यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, i के साथ में कितना आएगा 0 - 0, j के साथ में कितना आएगा 0 - 0, k के साथ में कुछ बचेगा, k के साथ में कितना बचेगा, k के साथ में आपका बचेगा यहाँ पे -1 -1, तो ये हो जाएगा -2k कैप। ये n वेक्टर है, हमें क्या चाहिए n कैप चाहिए। n कैप कैसे निकलता है, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो n कैप का वैल्यू कितना आ जाएगा -k कैप आ जाएगा। क्लियर हुआ, n कैप का वैल्यू कितना आ जाएगा -k कैप आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे उल्टा कैलकुलेट किया होगा v क्रॉस u, तो उसका यहाँ पे +k कैप आएगा, विच इज ऑल्सो ओके। यहाँ पे k कैप या फिर -k कैप, दोनों से आप यहाँ पे सही आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर हो रहा है, अगर आपको यहां तक बात समझ में आई है तो अब आगे वाला फंडा मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आपको w डॉट एन कैप करके बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, w डॉट एन कैप। अब यहाँ पे w तो बहुत बड़ा है लेकिन एन कैप बहुत छोटा है, तो डॉट में क्या होता है, जो सेम टाइप के होते हैं वो बचते हैं, बाकी जो दूसरे टाइप के होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। w आई गेस में यहाँ पे पूरा लिखूंगा भी नहीं तो भी चल जाएगा सारे बच्चों को, w ऊपर से देख लो, यहाँ पर मैं k देख रहा हूं तो i और j के साथ में तो 0 बनने वाला है, ये वेस्ट होने वाला है, k के साथ वाली वैल्यू यहाँ पे आपके उसमें बचने वाली है, तो ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी -3 का मॉड, मतलब ये हो जाएगा +3, और +3 कहाँ लिखा है, a के साथ में लिखा है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन आसान है। लेकिन यहाँ पर मैं सिखाना क्या चाह रहा था आपको, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ये चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों को क्रॉस करने से आपको फायदा होता है। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई, क्योंकि 3D में मैं ये बहुत बार करने वाला हूं। ठीक है, चल रहा है, तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं अभी आई गेस वो अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे साथ में। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, इसको पहले आराम से देखो, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इज और आर, ये क्वेश्चन आया था मोर देन 1 करेक्ट में, मतलब आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ पे अच्छे से डिकोड करना होगा, फिर यहाँ पे मुझे आंसर बताने होंगे। ठीक है, सो टेक योर टाइम, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैं कहानी स्टार्ट कैसे करूंगा। ऑलराइट, पढ़े सारे बच्चे पहले इसको। व्हाट आर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, बेटा यहाँ पे आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है, आई होप आपको पता है। इसके पहले जो एडवांस में क्वेश्चंस आते थे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, उसी तरह से अब मेंस एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपके पास केवल क्वेश्चन होगा लेकिन ऑप्शंस नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है और OMR में मार्क करना है कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, सो दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, AIEEE सत्यम, AIEEE बंद हुए काफी टाइम हो गया है। अच्छा, यहां पर वंश त्यागी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो आंसर करना चाहूंगा मैं, कि हमें कैसे पता चलेगा सर u और v, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है बच्चा, u और v जो है सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो बेटा यहां पर आपको समझने की जरूरत है, यहां पर जो वेक्टर्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। अगर आपका वेक्टर यहां पर है, ठीक है, आप उठा के उसको यहां पर ले जाओ, लेकिन उसका लेंथ और डायरेक्शन चेंज मत करो, तो ये दोनों सेम वेक्टर है। ठीक है, तो हमेशा ड्रॉ करते समय हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, u और v सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे क्रॉस करके तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर ही मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे 3D में इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी के लिए मान के चलो OMR पे कैसे है, वहां पे मार्क करने के लिए जगह होगी, 0 1 2 3 4 अप टू 9 मार्क कर देना। मतलब OMR नहीं, मेरे ख्याल से आपका तो कंप्यूटर बेस्ड होगा ना, तो कंप्यूटर बेस्ड में आपको मार्क करने के लिए आएगा तो वहां पे फिल कर देना वैल्यू। ठीक है शैलेश बोल रहा है ABCD सब सही है, तो अच्छा ठीक है, और कोई है आंसर यहाँ पे? शक्ति सेइंग कि A और C सही लग रहे हैं। अच्छा, ऑलराइट, तो 2 बच्चे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जिया इज सेइंग कि यहाँ पे ACD सही होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर अलग अलग आंसर निकल के आ रहे हैं, और सचेत भी यहाँ पर बोल रहा है कि ACD होना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं। आई गेस इसका डिस्कशन हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले आप बच्चों अगर इसका फिगर समझोगे तो ही आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। सो स्टे विद द फ्लो, है ना, ट्राई टू ग्रास्प एवरी लाइन दैट आई एम सेइंग। ठीक है, यहाँ पे इधर उधर देखने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास में। ठीक है, सोचो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास में एक ट्रायंगल PQR है। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है? PQR है, क्योंकि POR क्या होता है, PQR आपके पास में ट्रायंगल है, तो उसको ड्रॉ कर लिया जाए। लेट से ऐसे कुछ ड्रॉ किया मैंने, और अच्छे से ड्रॉ करता हूं।
क्योंकि फिगर समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसको पी क्यू आर ट्राइंगल बोलोगे तो आपके पास में अब दिया हुआ क्या है, क्यू आर, क्यू से लेके आर तक का जो वेक्टर है, Q से लेके R तक का जो वेक्टर है उसको हम A वेक्टर नाम दे रहे हैं। फिर R से लेके P तक का जो वेक्टर है उसको हम B वेक्टर नाम दे रहे हैं, और P से लेके Q तक का जो वेक्टर है उसको हम C वेक्टर नाम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इफ सम डेटा इज गिवन टू यू देन नीचे वाला कौन सा यहां पे इंफॉर्मेशन सही है ऐसा आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है। ऑलराइट, देखो यहां पर सबसे पहले आपने क्या नोटिस करना चाहिए, सबसे पहले आपने ये नोटिस करना चाहिए कि अगर आपके वेक्टर्स इस तरीके से अलाइंड है तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। आप यहाँ पे ए वेक्टर गए, बी वेक्टर गए, सी वेक्टर आए, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये तीनों वेक्टर्स में खास बात क्या है कि इनका एडिशन, इनका रिजल्टेंट जीरो आता है। यहां से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्या समझे इस बात को? इसलिए फिगर बार बार बोल रहा हूं, बनाओ फिगर, बना के आपको यहां पे कहानी आगे समझ में आएगी। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है। इस चीज को लिखूंगा कैसे, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, आपने ऐड कर लिया उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है। यहां से हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहां पर आ चुका हूं तो मुझे कुछ कुछ याद आएगा। डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन बच्चों हमने जो प्रीवियस क्लासेस में किया था उसके अंदर ऐसी इक्वेशंस बना के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आई गेस लेक्चर 2 था वो, जिसके अंदर ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यार मुझे जो डेटा दिया है उसके अंदर बी डॉट सी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग तो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग तो करेंगे, लेकिन ए को उस साइड ले जाने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां पर आपके पास में आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब कर देंगे इसका स्क्वायरिंग। तो वेक्टर का जब मैं स्क्वायर करता हूं इसका मतलब क्या होता है, खुद के साथ में डॉट। क्या मतलब होता है, खुद के साथ में डॉट। तो यहां पर अब मैं ओपन अगर करूंगा तो यहां पे एक्चुअली जो हमारा फॉर्मूला है वो लग जाता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। तो यहां पर बनेगा क्या, बी का स्क्वायर। अब बी के वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या है, बी डॉट बी, है ना। ये सब प्रैक्टिस आएगा, सारे बच्चों ने कर लिए। क्या आएगा, बी डॉट बी, और बी डॉट बी क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा आपके पास में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और वैसे ही सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ऐसा आपके पास में बनेगा। राइट साइड में कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, और ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, और ए डॉट ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहां पर ऐसा आपके पास में एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको अब एक ही चीज नहीं पता, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। क्या नहीं पता आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर नहीं पता। बाकी सारे वैल्यूज यहां पे यूज करो और मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मुझे बताओ कितना आएगा। तो यहां पर आपके पास कितना आ रहा है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके बताओ कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी नहीं सॉरी बी डॉट सी ना, अरे यार सॉरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बी डॉट सी, क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स चल रहे थे वो तो बी और सी थे, तो वो तो डेटा भी नहीं था हमारे पास में, इसलिए तो हमने ये काम किया था। तो बी डॉट सी यहां पर मैं यूज करता हूं आगे, तो कितना हो जाएगा, बी डॉट सी का वैल्यू ट्वाइस करके 48 हो जाएगा, और आपका राइट साइड में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 144 आएगा। तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना निकला राहुल, 48 निकला, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कितना आएगा यहाँ पे, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में, 144 माइनस 48 कितना बचेगा, ये देखें सारे बच्चे एक बार ध्यान से। यस यूवी का, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, आएगा सारे बच्चे उसके साथ में एग्री कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। ऑलराइट, प्रथम यहां पे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आएगा उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखने की जरूरत है। कोनिक सेक्शन गजेंद्र बेटा, गजेंद्रन स्टार्ट होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स करना है, उसके बाद में स्टार्ट होगा। एसीडी फॉर श्योर, लोकेश इज सेइंग, ऑलराइट लोकेश बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, ये 48 निकल के आएगा क्या, एक बार चेक करें सारे बच्चे, क्या ये आंसर 48 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आंसर अगर आपके पास में 48 निकल के आ रहा है, देन आपके पास में सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास में वो भी कितना हो जाएगा, 4√3 ही हो जाएगा। सी का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आंसर निकाल के दे रहा है आपको। अच्छा, प्रथम को इज और आर समझ में नहीं आया, तो यहां पर बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ना, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि इनमें से एक से ज्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, आपको हर एक आंसर यहां पे टेस्ट करके बताना है। ठीक है, 4√3, यस बेटा
कौन है यहाँ पे? शुभांगिनी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। यहां पर हमारे पास एक मेरे ख्याल से आंसर निकल चुका है, तो एक एक करके अब मैं इन दोनों का आंसर निकालूंगा। ए ऑप्शन को चेक करूंगा, बी ऑप्शन को चेक करूंगा। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 48 है। 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में से ए का मैग्नीट्यूड मतलब 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब यहां तक आते आते हमें यह पता चल गया कि ए सही है। एक बार बी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा चाहिए वो पूरा है हमारे पास में। सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 48 है। 48 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 24 आएगा। 24 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो मेरे पास क्या 30 आएगा? नहीं, मेरे पास 30 नहीं आएगा, तो इसको मैं कर दूंगा कैंसिल। क्लियर है? हमारा यहां पे जो सिंपल वाला पार्ट था इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमें दोनों ऑप्शंस जो चेक करने हैं, ये थोड़े से अब आपको बहुत ध्यान देके सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जल्दबाजी मत करना, नहीं तो यहां पे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस में ये दिक्कत है कि आपने अगर आधी मेहनत कर ली है, लेकिन आगे वाले आधी मेहनत में अगर आपने गड़बड़ करी तो आपके पूरे नंबर जाते हैं। इसलिए मल्टीपल चॉइस बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों डिस्कस करते रहेंगे। आपके पास यहां पर जो वैल्यू आ रहा है क्रॉस के रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस है। तो यहां पर पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी मदद से क्रॉस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन है? हमारे पास ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में, है ना, एक तरीके से गिवन ऐसा मान सकते हैं, अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में क्रॉस कर दूं ए के साथ में, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट जनरेट होगा सही होना चाहिए। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में ए क्रॉस कर रहा हूं तो अभी भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ए क्रॉस ए विच इज 0, लेकिन जो बचेंगे वो क्या है? ए क्रॉस बी एंड प्लस ए क्रॉस सी। इन दोनों का सम 0 आ रहा है, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप यहां पर ए क्रॉस बी के प्लेस में, ए क्रॉस बी के प्लेस में माइनस ऑफ ए क्रॉस सी डाल सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है तो। और आप ये भी कर सकते हो कि इसको आगे पीछे करके सी क्रॉस ए बना सकते हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी क्रॉस ए का वैल्यू। ये इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि आप यहां पे ध्यान से ऑप्शन सी को देखो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, एग्जैक्टली यही उसको चाहिए। ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, अगर ये दूसरा वाला सी क्रॉस ए जो है ये ए क्रॉस बी के ही बराबर है, तो पहले यहां पे टेंशन थोड़ा सा कम करते हैं। पहले यहां पे हम ऐसा करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है, ऐसा मान के चलते हैं। मुझे निकालना क्या है? मुझे सी ऑप्शन डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना टारगेट भी क्लियर कर देता हूं। मुझे सी ऑप्शन जो है वो डिकोड करना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपके उसमें लिखा हुआ क्या है? मैग्नीट्यूड के अंदर ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। सी क्रॉस ए के प्लेस में क्या डाला जा सकता है? ए क्रॉस बी डाला जा सकता है। तो कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, मतलब ये तो सीधे सीधे कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कितना होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्या मुझे अब साइन थीटा पता है? लेट अस सी कि हमें साइन थीटा पता है क्या। अगर साइन थीटा पता होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हमारा आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू तो पहले से पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे केवल थीटा के ऊपर फोकस करना है। किसके बीच में एंगल है? वो ए और बी के बीच में एंगल है। फिगर में आके देखें, यहाँ पे ए और बी कहां पर है? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इनके बीच में आपको एंगल पता करना है। अब इनके बीच में एंगल पता करना भी यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी खील है। यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम किस डेटा का यूज करके कौन सा एंगल यहां पे निकाल सकते हैं। तो यहां पे ध्यान से सोचो, आपके पास जो जो वैल्यू निकल चुके हैं सभी का यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन करके बच्चों आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें कंसेप्ट पता होने के बाद भी कभी कभी क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, ठीक है। अगर ऐसा आप एनालाइज करोगे तो आपको यहां पे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब एक साथ करना है एक ही क्वेश्चन में, ये हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, मैं देखता हूं कि अच्छा मेरे पास अभी जो C का मैग्नीट्यूड निकल के आया है दैट इज 4√3, और मेरे पास जो यहां पे B का मैग्नीट्यूड दिया है वो भी 4√3 है। इसका मतलब ये दोनों आपके लेंथ इक्वल है। अगर आपके ये दोनों लेंथ इक्वल है मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं? इक्वल हैं। अगर आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और आपको अगर इसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है आपको, क्योंकि आपको ए और बी के बीच में एंगल पता करना है,
तो क्या मैं कुछ करके अगर ये वाला एंगल थीटा पता कर लूं तो काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। थीटा पता कर लेंगे तो काम बन जाएगा। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड सी। ध्यान से देखो, क्या थीटा यहां पे एंगल बिटवीन बी एंड सी है? एक बार सोच के देखो, यस या नो। क्या यहां पर एंगल आपके पास में बी और सी के बराबर जो एंगल है, क्या वो थीटा है? नहीं। अगर आपने यस सोचा था तो आप यहां पे कुछ तो गलत कर रहे हो। यहां पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर ट्रायंगल जो बना हुआ है उसका एंगल तो थीटा है, लेकिन जब भी मैं वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करता हूं, मुझे गारंटी करना पड़ता है कि हमारे पास जो एंगल आ रहा है उसको लाने के लिए हमने यहां पे को इनिशियल वेक्टर्स जनरेट किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि जैसे एक बच्चा बोल रहा है वेक्टर्स को हिला सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप वेक्टर्स को बच्चों पहले तो मूव करोगे। बी वेक्टर को अगर मैं यहां पे नीचे लेके आऊंगा तो भी चलेगा। ठीक है, बी वेक्टर को पहले मैं नीचे ले आया, उसके बाद अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लेकिन हमारे फिगर के हिसाब से वो कितना है? 180 माइनस थीटा के बराबर है। कितना है? 180 माइनस थीटा के बराबर है। अब मैं यहां पे आगे प्रोसीड करता हूं विद द आइडिया कि बी डॉट सी का वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास बी डॉट सी का वैल्यू है। सो लेट अस ट्राई टू यूज इट नाउ, क्योंकि हमें जो निकालना है उसके लिए थीटा तक जाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा, ओहो आई गेस यहाँ पे मैंने इसको थीटा मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि थीटा हमने पीछे वहां पे लिखा हुआ था। लेट अस नॉट मार्क दिस एज थीटा, लेट अस मार्क दिस एज फाई। ठीक है, और ये थीटा है हमारा, शायद वो भी थीटा नहीं है। लेट अस वेट फॉर द टाइम जब हम भी समझेंगे कि एक्चुअली आपके पास में थीटा कहां पे होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फाई निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास बी डॉट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखे सर यहां पे बच्चे सारे, बी डॉट सी का वैल्यू दिया है मुझे 24, लेकिन बी डॉट सी होता कितना है? बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया था बच्चों? ध्यान से देखिए, 180 माइनस फाइव इनके बीच में एंगल है, 180 माइनस फाइव इनके बीच में एंगल है, और इसका वैल्यू 24 है। अगर आप यहां पे बी और सी का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करोगे, जो दोनों के दोनों कितने हैं? 4√3, तो कितना हो जाएगा? इसका 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना आता है? 48 आएगा। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर आ कितना रहा है? 48। लेकिन आप जब cos ऑफ 180 माइनस 5 करते हो तो बनता कितना है? माइनस ऑफ cos 5 बनता है, एंड दैट गिव्स अस 24। इसका मतलब आपका जो cos 5 है वो कितना हो गया? -1/2 हो गया। तो दैट गिव्स 5 का वैल्यू एज दैट गिव्स 5 का वैल्यू एज कितना हो जाएगा आपके पास में? आएगा यहां पे 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री, क्योंकि आपको नेगेटिव 1/2 चाहिए। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री आया है तो अब आगे देखो क्या है। समझ रहे बच्चे यहां पे कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ रही है। अगर फाई का आंसर आपका 120 आ चुका है, फाई का आंसर आपका 120 आ चुका है, तो बचा कितना है डिवाइड करने के लिए? आपके पास केवल 60 बचा है। अगर आपके पास केवल 60 बचा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30-30 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स आपके 30-30 हैं। अगर ये एंगल्स आपके 30-30 हैं, तो क्या ए और बी के बीच में एंगल 30 है? नहीं, ए और बी के बीच में एंगल 30 नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच वाला एंगल कहां पे पता चलेगा? जब आप यहां पे ए वेक्टर को आगे ले जाओगे और तब देखोगे कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा होता है? वेक्टर्स के बीच में एंगल तब पता चलता है जब आपको को इनिशियल फॉर्मेट में उसको अरेंज करते हो तब। ठीक है, तो अगर यहां पे 30 आ चुका है तो ए और बी के बीच में एक्चुअली कितना है? 150 डिग्रीज है। छोटी छोटी बातों से यहां पे साइन का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहां पे आपने ये सारे बातें ध्यान देनी है, और एग्जाम हॉल में ये सारी बातें ध्यान देना मतलब आपको समझ रहे हो कितना कंसंट्रेशन के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट एडवांस एग्जाम इज ऑल अबाउट। यू नीड टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट्स इन वन प्लेस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? अब यहां पे जो वैल्यू है उसका आंसर निकल के आएगा। थीटा हमने क्या बोला था? थीटा हमने बोला था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना निकला यहां पे? 150 डिग्री। तो यहां पर यूज क्या करना है आपको? 150 डिग्री यूज करना है। तो कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड था 12, बी का मैग्नीट्यूड कितना था? 4√3 आई गेस, और उसके बाद में आएगा साइन ऑफ 150 डिग्री विच इज +1/2। अगर ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ रहा है आपके पास में यहाँ पे? 48√3। आपके पास कितना आ रहा है? 48√3। क्या यही दिया हुआ है आपको ऑप्शन में? यस, आपको 48√3 दिया हुआ है, इसलिए ये भी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ऑल राइट,
चलो विद दैट आई गेस नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस कि हम यहाँ पे बी ए डॉट बी भी करके देख लेते हैं। अगर ए डॉट बी का वैल्यू वाकई -72 आ गया तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ए डॉट बी निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे ए का और बी का मैग्नीट्यूड पहले से पता था। अब मुझे उनके बीच में जो एंगल है वो भी पता चल चुका है, तो ए डॉट बी निकालना नाउ इज वेरी इजी। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट। यहाँ पर हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या डिमांड कर रहा है, ए डॉट बी फाइंड करके बताओ। तो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में कितना, ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 12 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4√3 है, और आपका कॉस का वैल्यू कितना है -1/2 है आई गेस, है ना, ऐसा कुछ है। नहीं, कॉस का वैल्यू कितना आएगा 150 के लिए, 150 के लिए कॉस का वैल्यू कितना आएगा, सोचे जरा, -√3/2 आएगा। कितना आएगा, -√3/2 आएगा। ऑल राइट, चलो तो ये बढ़िया हो गया। यहां से अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, क्या यहां पर बात बन रही है क्या, ये हो जाएगा टोटल 24 × 3 माइनस साइन के साथ में 24 × 3 कितना होता है, क्या ये -72 आ रहा है, यस ये -72 आ रहा है, और आपको ऑप्शन में भी -72 ही दिया है। तो मोर देन वन क्वेश्चन में कितनी जहमत उठानी पड़ती है, समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको समझ में आया यहाँ पे एक एक ऑप्शन में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि आपको हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करना है, अदरवाइज छोटी छोटी बातों में आपको माइनस साइन मिस हो जाएगा। माइनस साइन भी अगर मिस हो गया ना, मैग्नीट्यूड भले ही सही निकला, माइनस साइन मिस हो गया, माइनस साइन मिस हो गया तो आप बोलोगे डी आंसर गलत है, लेकिन वो आपका फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपने जो इतनी रामायण यहाँ पे रची है वो आपको माइनस में ला के देगी, आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो हर एक स्टेप में आपको बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड करना है। आई बात समझ में, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लेवर किसका आ रहा था, आपके पास में क्रॉस का भी फ्लेवर है, स्टार्टिंग में डॉट का फ्लेवर है, और साथ ही साथ आपके पास में जो एंगल का अंडरस्टैंडिंग है वो भी आई गेस आज के बाद सारे बच्चों को क्लियर रहेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, सो विद दैट आई गेस वी हैव एक्सटेंडेड अवर क्लास अ लिटिल बिट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस यहाँ पे अगर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं देन वी कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल। लेकिन बच्चों ऐसे ही हमारे डिस्कशंस आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, कल हम यहाँ पे आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे पास आगे जो अब टास्क है दैट इज टू अंडरस्टैंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके एक क्वांटिटी है जो काफी सारे बच्चों को स्टार्टिंग के लेक्चर से चाहिए थी, है ना। अब उसका टाइम आ गया है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा डिस्कशन दैट इज फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि यार यहाँ पे वेक्टर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस, वो वाकई बहुत ही मजेदार कंसेप्ट होता है वहां तक, लेकिन अगर हमें पहुंचना है वो अगर यहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन है तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2-3 सीढ़ियां और बची हैं आगे चढ़ने के लिए। ठीक है, ऑलराइट, बट आई गेस आज के लेक्चर में सारे बच्चे कन्वीनियंटली समझ पाए हैं सारे कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपको बच्चों पहले से आता था। अगर बच्चों आपको ये सारे डिस्कशन पसंद आ रहे हैं एंड इफ यू आर एक्चुअली एबल टू अफोर्ड दीज प्राइजेस, देन आपने अनअकैडमी प्लस को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए। आपको वाकई ये फील होगा कि अब हमारी प्रिपरेशन जो है एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी है और अब हमारी रैंक बहुत इंप्रूव होने वाली है आने वाले जेई एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो मेक श्योर टू यूज जेई लाइव कोड फॉर योर 10% डिस्काउंट, ताकि आपको ये अफोर्डेबल प्राइस नजर आए। ठीक है, इनिशियली जो प्राइस होंगी वो भी काफी अफोर्डेबल है, लेकिन उसके ऊपर से क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो इसलिए आप क्या यूज कर सकते हो जेई लाइव कोड। और बच्चों आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी जेई चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि यहां पर होने वाले सेशंस आपके मिस आउट ना हो। और बच्चों यहां पर जो हम रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू दिस चैनल अनअकैडमी जेई, ठीक है, उसका हैशटैग है जेईई लाइव डेली। ठीक है, जेई लाइव डेली के साथ में आप इन सेशंस को शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको ये शेयर करते हुए हम देखते हैं तो हमें एक तो पहली बात काफ़ी खुशी होगी और हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे और जान पाएंगे कि इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में और कितने बच्चे हमारे साथ हैं। ठीक है, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों अब से मिलना स्टार्ट हो चुका है, फ्री में मिलना स्टार्ट हो चुका है, अफोर्डेबल रेट्स में मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो डू स्प्रेड द वर्ड फॉर अस एंड हेल्प अस इन ग्रोइंग दिस मूवमेंट इवन फर्दर। ठीक है, ऑलराइट, और जाते आते लाइक जरूर करना और नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड करोगे तो आपको रिवीजन करते समय काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो टेक केयर बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय।